आज हम बात करेंगे एनजीओ की। हम सब ने कई सारे सालों से मैं लगातार इस फील्ड में देखते आ रहा हूँ और बहुत सारे एनजीओ हर साल आते हैं और बात करते हैं कि हमें निरंतर परियोजनाएं को संचालित करने में कठिनाई आ रही है या कौन सा फील्ड हम अपने लिए तय करें जिससे हमें बेहतर कार्य मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने एनजीओ के लिए, अपने ट्रस्ट के लिए, अपनी सेक्शन 8 कंपनी के लिए कर सकें। मित्रों, जब हम एनजीओ का गठन करते हैं तब हम अपने एनजीओ के लिए किस तरह का सेक्टर चुनाव करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और हम कुछ लिमिटेड सेक्टर ही अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, अपने ऑब्जेक्टिव में यानी अपने बायलाज में, अपनी संस्था के उद्देश्यों में कम से कम उद्देश्य डालते हैं, किंतु बाद में हमें पछतावा होता है कि हमारी संस्था में ये उद्देश्य होता तो शायद ये काम हमें मिल जाता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन सभी सेक्टर्स के बारे में जिनमें भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर काम एनजीओ के द्वारा किया जाता है। चाहे आप एनजीओ हो यानी सोसाइटी हो, सोसाइटी एक्ट में आपका एनजीओ रजिस्टर हो, चाहे ट्रस्ट एक्ट के अंदर आपका एनजीओ रजिस्टर हो, अथवा सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आपका एनजीओ रजिस्टर हो। एनजीओ का निर्माण करते समय या भविष्य में भी कौन कौन से क्षेत्र हैं, आज मैं उन सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक। तो हम आज बात करेंगे कि अपने एनजीओ के लिए सेक्टर का चुनाव किस तरह से करें। तो सबसे पहला सेक्टर जो आज हम लेने जा रहे हैं वो है वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों, बहुत बड़ा सेक्टर है, महिलाओं का सशक्तिकरण। हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा लिंग अनुपात। फिर अगर हम बात करें कि आज कंधे से कंधा मिलाकर पूरे विश्व में महिलाओं को तमाम, चाहे वो उनके कार्यों के आधार पर, उनकी डिग्रियों के आधार पर, उनको ऊंचे से ऊंचे ओहदे और बड़े से बड़ा निर्णय लेने के आधार पर महिलाएं आज हर जगह पुरुषों के बराबर काम कर रही है। किंतु भारतवर्ष में हम खास करके बात करें उन पिछड़े क्षेत्रों में या शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे अभी कई सारे काम करने के लिए हमें आवश्यकता है, महिला को जागरूक करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और निश्चित रूप से इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे जीवन में, हमारे समाज में एक परिवर्तन आ रहा है। किंतु हम देखें कि आज भी हमारे कई सारे प्रदेशों में महिला लिंग अनुपात और पुरुष के लिंग अनुपात में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो सरकार ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं को गर्भपात रोकने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट बनाया हुआ है। तो वहीं से हमारा रोल शुरू होता है। हमारे कई सारे एनजीओ सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं और तो उसकी शुरुआत करते हैं पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से, जो भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ जो है, जो गर्भ को चिन्हित करने वाले ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे की पहचान बताते हैं, उसकी रोकथाम करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उसके बाद आता है सुरक्षित मातृत्व और शिशु की बात हम करें तो वहाँ से हमारा काम शुरू होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बेहतर से बेहतर उसका इलाज हो सके, उसको बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके, उसको किस तरह से देखभाल की जाए या उसको लालन पालन में कौन कौन से टीके समय पे लगना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वह एक स्वस्थ शिशु के रूप में अपने ग्रोथ या अपनी वृद्धि प्राप्त कर सके और एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ वो इस जीवन में अपने आप को ला सकें और अपने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण कर सकें। इसके बाद आता है चरण एजुकेशन का। तो हम बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा कार्य हमारे एनजीओ के लिए करने के लिए होता है। तो हम बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारा अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडोलसेंट के ऊपर। तो एडोलसेंट को, एडोलसेंट हेल्थ के विषय में, एडोलसेंट डेवलपमेंट के विषय में, एडोलसेंट में होने वाले बदलावों के विषय में हम किशोरों के साथ, महिलाओं, बालिकाओं के साथ बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हम अपनी संस्था के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके बाद चरण आता है
युवा अवस्था का, तो इसके लिए हम बहुत सारी काउंसलिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम या बहुत सारी योजनाएं चलाकर, जिसमें कि कौशल विकास से लेकर कई सारे एडवांस एजुकेशन के कोर्स या बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां या ऐसी शिक्षा हम बालिकाओं के लिए उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे वो अपने जीवन में बेहतर करियर बना सके और एक बेहतर भविष्य उनका हम निर्धारित कर सकें। इसके बाद जैसे शुरुआत में बात करी थी, मातृत्व के बारे में हम काम कर सकते हैं, परिवार नियोजन के बारे में हम काम कर सकते हैं। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हम लाइवलीहुड सेक्टर में या स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में, एमएसएमई के सेक्टर में या उद्योग के क्षेत्र में हम किस तरह से महिलाओं को सहयोग करके अपने संस्था के माध्यम से, अपने एनजीओ के माध्यम से हम गतिविधियां पूरे हिंदुस्तान में चला सकते हैं। तो मित्रों, जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हमारे पास करने के लिए होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीगल एडवाइस के रूप में हमारी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती है जिन्हें मुफ्त में कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है। उन्हें बहुत सारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं जहां वो अकेले समाज से लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती है। तो एक तरह से कानूनी सलाह देकर या उनके साथ हम खड़े होकर उनकी आवाज़ बनकर उनको न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जब भी आप एनजीओ का निर्माण करते हैं या भविष्य में भी जब आपको लगता है कि आप अपने उद्देश्यों में कोई बदलाव करना चाहते हैं या कोई नए क्षेत्र आप अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिससे कि आपको किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाधा न आए। अब दूसरा क्षेत्र हमारा आता है चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। अब हम देखें भारतवर्ष में बच्चों का स्वास्थ्य, चाइल्ड हेल्थ, उनके लिए बेहतर पोषण, आपने देखा कि कई सारे प्रदेशों में आज जो प्रदेश हमारे उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु आज भी बहुत सारे बच्चे कुपोषित देखने को मिल जाते हैं। तो एनजीओ सेक्टर में ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हम चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से या चिकित्सा और बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से उन बच्चों को जान जाने से या कुपोषित होने से बचा सकते हैं। यह फील्ड भी हमारे कार्यक्षेत्र के लिए एक बेहतर फील्ड हो सकता है। तो इसमें हम बच्चों के टीकाकरण से लेके यानी हेल्थ, छोटी मोटी हेल्थ की समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं तक उनके इलाज के लिए बहुत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन या कई तरह की गतिविधियां हम अपने एनजीओ के माध्यम से चला सकते हैं। फिर बच्चों को कुपोषण से रोकने के लिए या उनको बेहतर पोषण के लिए, उनके बेहतर वृद्धि के लिए हम जो है न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसमें बच्चों के लिए बहुत अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की वातावरण के हिसाब से, वहाँ के जीवन शैली के हिसाब से हम बच्चों को क्या आहार दें, उन्हें समय समय पर किस तरह का लालन पोषण करें उनका, और किस तरह से उनकी दैनिक जीवनचर्या में उनको बेहतर से बेहतर आहार दें जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो सके। इसके बाद आता है शिक्षा। जब बच्चे अच्छे पोषित होंगे, अच्छे रूप से सुदृढ़ बनेंगे, तो ये अच्छी शिक्षा भी हर बच्चे का अधिकार है। तो अच्छी शिक्षा के लिए आज हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। तो एनजीओज के लिए, ट्रस्ट के लिए, कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने देश के नौनिहालों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करें और बेहतर से बेहतर पद्धति के माध्यम से बेहतर गतिविधियों के माध्यम से उन्हें सुशिक्षित करने का प्रयास कर सकें, जिससे कि वह वैश्विक स्तर पर एक अच्छे नागरिक बनकर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर हम कई तरीके से बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य या उद्देश्य अपने संस्था का बना सकते हैं। अब तीसरी जो बड़ा सेक्टर हमारे पास है वो है एजुकेशन का। युवाओं के एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक
ITI तक या बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज के साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। यहाँ भी देश में बहुत सारे NGO, बहुत सारे ट्रस्ट, बहुत सारी कंपनीज जो है बेहतर शिक्षा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और हमारे देश के युवाओं को वैश्विक स्तर का पाठ्यक्रम हमारे देश में उपलब्ध करा रही है, जिससे कि हमारे देश का युवा बेहतर रूप से शिक्षित होकर अच्छा रोजगार या बड़े से बड़ा पैकेज उसको हासिल हो सके, हमारे देश में अच्छे से अच्छे इंजीनियर पैदा हो सके, हमारे देश में अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक पैदा हो सके, हमारे देश में अच्छे से अच्छे आविष्कारक पैदा हो सके, हमारे देश में अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, जिससे कि हमारा पूरा देश जो है वो सर्वांगीण विकास की ओर जाए। इसके बाद एक बड़ा क्षेत्र आता है जहाँ जो हमारे एज जो है बुजुर्ग या एल्डर्स हैं उनके लिए कार्य करने की हमें आवश्यकता होती है। आप सब जानते हैं हिंदुस्तान वासुदेव कुटुंबम की तर्ज पर चलने वाला एक देश है, किंतु आज जिस तरह से हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे घरों या परिवार की यूनिट छोटी होती जा रही है, हम एकल परिवार की ओर जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की देखरेख के लिए, हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता आज NGO सेक्टर में होती है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं, सरकार, विभाग कार्य कर रहे हैं, किंतु आज भी मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए संस्थाओं को आगे आना चाहिए और बुजुर्गों के लिए, वयोवृद्धों के लिए बहुत सारे, चाहे वो लाइब्रेरी हो, डे केयर सेंटर हो या ओल्ड एज होम हो, या जिस तरह से भी आप इनके साथ समय बिता सकते हैं, जिस तरह से भी इनकी ज़िंदगी में आप कुछ पल खुशियों के ला सकते हैं, तो यह हमारे देश की सेवा के लिए या हमारे देश के सम्मान में किए गए कार्य के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। कृषि मित्र वो क्षेत्र है जहाँ पर हम पूरे देश का पोषण करते हैं। कृषि से हमारे देश की बहुत बड़ी रीढ़ है, जिससे हमारे देश कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है। तो हम निश्चित रूप से आज के परिवेश के हिसाब से नए नए नवाचारों के माध्यम से, परंपरागत कृषि के माध्यम से या ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से अच्छे से अच्छा जो अनाज है, अच्छे से अच्छा दलहन है, अच्छे से अच्छा ऑयल सीड्स है, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन फूड जो है हम पैदा करें, सब्जियां पैदा करें, वेजिटेबल्स पैदा करें, स्पाइसेस पैदा करें, जिससे कि हम ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरे विश्व को अपने उत्पाद का हम निर्यात करें और वहाँ से विदेशी मुद्रा का भी हमें काफ़ी फ़ायदा हो, हमारे देश के किसानों को उनकी उपज का बेहतर से बेहतर मूल्य मिले और हमारे किसान भी समृद्ध हो। तो इस क्षेत्र में भी नए नए नवाचार करके बहुत सारा कार्य करने के लिए NGOs के लिए, ट्रस्ट के लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए कार्य होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज विदेशों में ऑर्गेनिक फूड की बहुत बड़ी डिमांड है और हिंदुस्तान की ओर सारे देश देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है बड़ा ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर के रूप में अपने आप को स्थायी करते जा रहा है। आज हमारे यहाँ खेती में पेस्टिसाइड्स का या और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका उपयोग धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हमारे यहाँ परंपरागत खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं को समूह बनाकर या फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, प्रोड्यूसर कंपनीज बनाकर उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनको पूरी ना सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि हेल्ड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जाता है, उनको सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है, उनको बहुत
सारे अपने उत्पाद को बेचने के लिए बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि उनको अपनी फसल का अच्छा कीमत मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें। तो यहाँ भी हमारी संस्थाओं के लिए, हमारे एनजीओज़ के लिए बहुत सारा कार्य है, जहाँ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में कार्य करके महिलाओं को, युवाओं को और हमारे किसान भाइयों को ना सिर्फ बेहतर तकनीक दे सकते हैं, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में हम बहुत बड़ा नाम अपने देश का बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसी से लगे हुए सेक्टर का, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन जिसे हम कहते हैं, या डेयरी फार्मिंग, फिशरीज। ये वो सेक्टर है जहां खाद्यान्न का विकल्प के रूप में हम एक प्रोटीन या जिससे हम कहें कि बहुत सारा उत्पाद जो है मांस के रूप में, दूध के रूप में हम पैदा करते हैं। तो किसानों के लिए या खास करके देश के वो वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, पहाड़ों में जीवन यापन करते हैं, वहाँ पर, या हम बात करें आज डेयरी फार्मिंग की, तो पूरे हिंदुस्तान में मिल्क आपने देखा है कि पूरे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट जो है हमारे देश में अपनाए जाते हैं। अमूल डेयरी से लेकर बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हैं जहां कोऑपरेटिव्स के माध्यम से महिलाओं ने बड़े से बड़ा कार्य करके दिखाया है। तो डेयरी के क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा फील्ड है जहां एनजीओज कार्य कर सकते हैं। इसी तरह गोट फार्मिंग है। गोट फार्मिंग के अलावा फिशरीज है, या जो कि हम कहें कि हैचरीज के रूप में या पोल्ट्री के रूप में भी हम महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ कार्य करके देश में रोजगार के अवसर को और हमारे देश में खाद्यान्न को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है आर्ट एंड कल्चर। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व हिंदुस्तान के आर्ट को, यहाँ के कल्चर को हम एक बेहतर से बेहतर पहचान देने की कोशिश करते हैं। हम अगर इतिहास को देखें तो भारत के इतिहास में बहुत सारी समृद्धता है जिसे सहेजने की, जिसे संवारने की, जिसे संजो कर रखने का दायित्व हमारा है। मित्रों, जैसे जैसे पीढ़ियां बीतती जाएगी, हमें अपनी पुरातन कलाओं को, पुरातन संस्कृति को बचाने की, उसको संवारने की या उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पर हम अपनी कला को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाने में या उसके प्रचार प्रसार में, उसको बेहतर बनाने में अपनी संस्था का हम इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां हम बचपन से लेकर स्पोर्ट्स में बहुत सारी गतिविधियों को आयोजित कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी की तरह हम अपनी संस्था का कार्य कर सकते हैं, जहां पर नॉर्मल स्पोर्ट्स के अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स और कई तरह के स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें भी कार्य करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत बड़ा स्कोप है। इसके बाद हम बात करें टूरिज्म का, जहां की विदेशी धन का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है, जो हमारे देश में ना सिर्फ हमारे देश को टूरिज्म के माध्यम से विजिटर्स आते हैं, बल्कि यहाँ वे व्यापार और साथ साथ प्रगति और तरक्की के नए नए रास्ते लेकर आते हैं। हम सब ने देखा है कि हिंदुस्तान के कई सारे हिस्से में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पर्यटक जो है हर साल हिंदुस्तान आते हैं, और इससे हमारे ना सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, बल्कि होटल और कई सारे लगे हुए व्यवसाय भी हिंदुस्तान के इससे आगे बढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। बहुत सारा आवागमन हमारे देश में होता है, बहुत सारे लोग जो है व्यापार को नई नई दिशाएं मिलती है, नए नए अनुबंध मिलते हैं। तो यह भी एक बड़ा सेक्टर है जहां हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, नई नई फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को प्रोवाइड करने के लिए नए नए तरीके से नवाचार करके हम अपने देश के टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ भी संस्थाओं को कार्य करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप दिखाई देता है।
इसके बाद हम जैसे देखें कि आज हम धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग का शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सारी आपदाएं बेसमय भी आ जाती है और निश्चित रूप से ऐसी तबाही मचा कर जाती है कि जिसका हम कोई उस समय कुछ उसका नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें पछतावा होता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि हम इन तबाहियों को रोक सकें और प्रकृति के संतुलन को हम बचा सकें। तो निश्चित रूप से हमें बायोटेक्नोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ जाना होगा। हमें देखना होगा कि हम प्रकृति की उन संरचनाओं को या उन चीज़ों को क्षति तो नहीं पहुंचा रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ते जा रहा है। हमें पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए या बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर संस्थाएं, एनजीओज अपना कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ तेजी से विकास की तरफ हम सब लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज हम हर शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शहर में वो सारी फैसिलिटीज़ हो जो एक अमूमन विकसित शहर के अंदर होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी के युग में आज हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट को मैनेज करने की। तो बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनीज जो है आज सॉलिड वेस्ट के क्षेत्र में या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नए नए नवाचार करके इसमें बेहतर कार्य कर रही है। और ना सिर्फ कार्य कर रही है बल्कि हमारे देश को प्रदूषण से या हम कहें कि वेस्ट से भी वो ऐसी चीज़ों को जनरेट कर रही है, वेस्ट टू एनर्जी है, या ऐसे कार्य कर रही है जिससे कि हम कचरे को भी सोने के रूप में बनाकर उसको उत्पाद को हम बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में या जिसे हम कहें कि वेस्ट टू एनर्जी या कई तरह के प्रयोग हमारे देश में किए जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। और इसको भी एक आर्थिक समृद्धि के रूप में इन सारे वेस्टेज को लिया जा रहा है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा स्कोप है और यह निरंतर यहाँ पर संस्थाओं को कार्य करने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे कि हम देखें कि हम जो है जितने हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है या ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, आज हम देखें बहुत सारे पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर कोयले की कमी होती जा रही है पूरे विश्व में। तो हम सारा विश्व जो है आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हमारी संस्थाएं, हमारे एनजीओज जो है, हमारी ट्रस्ट जो है, हमारी सोसाइटीज जो है, हमारी सेक्शन 8 कंपनीज जो है वो यहाँ पर काम कर सकती है। सरकार भी ना सिर्फ भारत सरकार बल्कि वैश्विक रूप से बहुत सारे प्रोग्राम इस ओर चलाए जा रहे हैं जिससे कि हम प्रदूषण या जिसको हम कहें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम धीरे धीरे अपनी पृथ्वी को जाने से बचा सकें। तो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में काम करने के लिए बहुत सारे विकल्प हमारी संस्थाओं के पास उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा हमारी संस्थाएं जो है वो सिविल इश्यूज के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत सारे कार्य कर सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे किस्से या बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने ऐसे आते हैं जहां मानवता शर्मसार हो जाती है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी आवाज़ बनकर या उनके साथ खड़े होते हैं उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके राइट्स को लड़ने के लिए। तो कई सारी संस्थाएं एक्टिविस्ट के रूप में ह्यूमन राइट्स के लिए या मानवों को उनके अधिकार दिलाने के लिए या आम नागरिकों को उनके राइट्स दिलाने के लिए एक एडवोकेसी के रूप में संस्थाएं काम कर सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आज भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिन्हें डेवलपमेंट या अपलिफ्टमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो जिसे हम कहें घुमक्कड़ की तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जो आज भी मॉडर्न तकनीक के युग में भी पुराने तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। उनको आज शिक्षा में, उनको लाइवलीहुड में बहुत सारे इंटरवेंशंस की, उनको लाइफ स्किल्स को बदलने के लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है जहां पर हमारी संस्थाएं बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। और हमारी संस्थाएं उनके साथ, उन ग्रुप्स के साथ काम करके, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, पीजीटीव्स हो,
ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ काम करके हम उनकी कम्युनिटीज़ को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद सेक्टर आता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए। मित्रों, हमारे हिंदुस्तान में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो फिजिकली, मेंटली, या हम जिसे कहें कि वो हम सब से डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल केयर की या स्पेशल ट्रेनिंग की, स्पेशल एजुकेशन की, स्पेशल प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है, जिनसे कि हम टेक्निक्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से उनके स्किल्स को, उनकी प्रतिभाओं को निखार कर उनको एक सामान्य जीवन जीने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम देश में ऐसे लोगों के लिए ना सिर्फ स्कूल बल्कि वह तमाम कार्यक्रम, तमाम कंपटीशंस, तमाम स्किल्स, तमाम रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। नए नए उद्यम, नवाचार के माध्यम से हम इन लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो संस्थाओं को इस क्षेत्र में भी अपने कार्य करना चाहिए। इसके बाद वाटर रिसोर्स की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा फील्ड है कि आज भी हम लोगों को बेहतर, या जिसे हम कहें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा, या हम कहें कि हमारे यहाँ वाटर के मैनेजमेंट के लिए या वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या वाटर के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता है। हम देखें धीरे धीरे हमारे यहाँ पृथ्वी पर पानी की कमी होती जा रही है, तो ना सिर्फ हमें पानी को बचाने की बल्कि पानी के महत्व को समझाने की आवश्यकता है, पानी को बेहतर तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता है, पानी को बेहतर तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है, और कम से कम वेस्टेज पानी का हो। हम पानी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति को बैलेंस बना सकें, जिससे कि हम आने वाली तबाही से इस पृथ्वी को रोक सकें। इसके बाद हम बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में आपदाएं आते रहती है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो कोई भी चक्रवात हो या किसी भी तरह की आपदा हो। हमारे यहाँ लोगों को ट्रेंड करने की आवश्यकता है, खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर चांसेस होते हैं डिज़ास्टर्स के। ऐसी टीमें बनाने की, लोगों को ट्रेनिंग करने की, जिससे कि आपातकाल में वो अपने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कर सके और हम उन क्षेत्रों में माल की या जन हानि की जो दर है उसको कम कर सकते हैं। तो बहुत सारी संस्थाओं के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है कि यदि उनको लगता है कि वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने उद्देश्यों में या उनको इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की। तो मित्रों, यह एक ऐसा विषय है कि हम हर दिन पेड़ लगाएं। इतने पेड़ों की आवश्यकता है, इतने सारे, जितने पेड़ लगाएंगे दुनिया में जितनी ज़्यादा हरियाली होगी, हमारा जीवन उतना बेहतर होगा, उतनी हमारी पृथ्वी समृद्धशाली होगी, हमें उतनी आपदा से निपटने की आवश्यकता कम होगी। तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में चाहे हम प्लांटेशन की बात करें या बेटर टेक्निक्स की बात करें, नई नई खोजों की बात करें, हम जितना ज़्यादा पृथ्वी पर हरियाली ला सकते हैं, हम जितना ज़्यादा फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, हम जितना ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, हमें इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकताएं हैं। तो संस्थाओं को इस क्षेत्र में भी निश्चित रूप से अपना कार्य करना चाहिए। इसके बाद एक बहुत बड़ा सेक्टर आता है फूड का। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पर हम ना सिर्फ प्रोडक्शन में, या हम कहें कि लोगों को जब फूड आता है तो उसको किस तरह से हम प्रिजर्व करें या उसके में वैल्यू एडिशन करें, जिससे कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकें, उसके न्यूट्रिशंस को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोषक बना सकें। इसके लिए बहुत सारे कार्य हमारे एनजीओ सेक्टर में और सारे सेक्टर्स में किए जा सकते हैं।
इसके बाद हम बात करें तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर हम अभी बात कर चुके हैं। कई सारे कार्य हम निरंतर रूप से, चाहे वो अस्पताल खोल के या बिना अस्पताल के, काउंसलिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से लोगों के लिए हेल्थ के सेक्टर में कार्य कर सकते हैं। HIV एड्स निरंतर हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। HIV एड्स के सेक्टर में भी हम लोगों को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराकर, या हम कहें कि उनको बेहतर तरीके से बताकर और वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराकर जिससे HIV इन्फेक्शंस को हम रोक सकते हैं, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके बाद हम बात करें इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो आज हम देखते हैं निरंतर नई नई टेक्निक्स जो है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो देश में आते जा रही है। उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बढ़ाने के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, उनकी रीच लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इस क्षेत्र में संस्थागत रूप से कार्य कर सकते हैं। लेबर और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पर हम लोगों को शिक्षित करके, उनको स्किल्ड करके, उनको सर्टिफिकेशन कराकर नए नए इंडस्ट्रीज़ में टाइप्स करके या उनको बेहतर स्किल्ड करके हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम उनको बेहतर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे हमने बात करी थी लैंड रिसोर्स है, तो ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, आज लैंड रिसोर्सेस है, बहुत सारी पड़त भूमि, वेस्ट लैंड जो जिसे हम कहते हैं वो हमारे देश में ना हो और सारे वेस्ट लैंड को हम जो है ग्रीन लैंड में बदल सके, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हमें कार्य करना चाहिए। और निश्चित रूप से लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी हमें सोचने की आवश्यकता है। SHGs के माध्यम से, या हम बात करें कि माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से भी हम बहुत सारे ग्रुप्स को कम्युनिटी लेवल पर माइक्रो फैसिलिटीज़ या माइक्रो लोन्स अवेलेबल कराकर हम MSME के माध्यम से, गृह उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से, कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम जो है SHGs के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी संस्थाएं जो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बढ़ावा, जिसे हम MSME कहते हैं, जिसके ऊपर आज पूरा विश्व जो है काफ़ी कार्य कर रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स कार्य कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम जो है भारत सरकार की या अन्य फंडिंग एजेंसीज की, इसके ऊपर निरंतर कार्य हो रहे हैं। तो हमें अपनी संस्था के माध्यम से, NGOs के माध्यम से इस सेक्टर में भी कार्य करना चाहिए। इसके बाद आता है कि अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी इश्यूज़ की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी की कैटेगरी में आती है। तो उनके उत्थान के लिए, उनको बराबरी का दर्जा मिलने के लिए हमारे पास कई सारे इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। उनके वेलफेयर के लिए कई सारी स्कीम्स है जिनके हम काम कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी इश्यूज़ के ऊपर भी हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हमारे देश में सांसद और विधानसभा के बाद तीसरा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो है पंचायती राज। हमारा हिंदुस्तान 70% हिंदुस्तान आज गांव में रहता है और वहाँ गवर्नेंस के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ का गवर्नेंस चलाता है। तो हम नए नए नवाचार करके उस गवर्नेंस को कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस तरह के नए नए डेवलपमेंट इस पंचायती राज के माध्यम से ला सकते हैं और लोगों को कलेक्टिव डिसीजंस लेने में या वहीं जहां वो हैं छोटे छोटे लेवल पे भी उनको डेवलपमेंट करने के लिए कैसे हम असिस्ट कर सकते हैं। इस क्षेत्र में भी संस्थाओं को कार्य करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। इसके बाद हम देखें कि जो हमारे कुछ साथी गलतियां करके या जाने अनजाने में ऐसे कार्य कर जाते हैं कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन जीना पड़ता है। तो प्रिजनर्स जिसे हम कहते हैं, कैदी जिन्हें हम कहते हैं, उनके वेलफेयर के लिए या उनको स्किल्ड करने के लिए या उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए हम कई तरह के कार्य कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी संस्थाएं कार्य करती है। इसके बाद हम देखें, हमारे यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जिसके अंदर हर आदमी के पास सूचना का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है। किंतु आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ा
दायरा है जो कि लोग को पता ही नहीं होता है कि वो किस किस तरह की जानकारी शासन से ले सकते हैं और उन जानकारी के माध्यम से उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है या उनके साथ किसी तरह का अन्याय तो नहीं हुआ है उसके बारे में वो पूरी खोज खबर ले सकते हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में लोगों को जागरूक करें, एडवोकेसी करें और इसके माध्यम से आम आदमी को हम ज़्यादा से ज़्यादा राइट टू इंफॉर्मेशन का लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। फिर हम देखें रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत बृहद रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। हम जितना ज़्यादा कार्य इस फील्ड में कर सकते हैं हमारी संस्थाओं को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं को इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है जिससे हम लोगों को भूख से बचा सकें, लोगों को एजुकेशन हम दिला सकें, लोगों को ट्रेनिंग हम दे सकें, लोगों की लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने में, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम कार्य कर सकते हैं। इसके बाद वो सेक्टर रहता है जहां हम कहते हैं जिसे सेमी अर्बन या अर्बन एरिया कहते हैं। अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी या अर्बन एरिया में पॉवर्टी एलिवेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे वो तमाम किसी भी सेक्टर के डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, हम यहाँ पर बेहतर कार्य कर सकते हैं। कई सारी संस्थाएं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कार्य कर सकती है। वहाँ हम छोटी छोटी रिसर्च या रिसर्च सेंटर या रिसर्च एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं या टेक्नोलॉजीज को कैसे हम ह्यूमन फ्रेंडली बनाएं जिससे हम लोगों के जीवन को आसान कर सकें और वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देकर हम उनकी प्रोडक्शन को, उनकी कार्यकुशलता को कैसे बेहतर बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी हमारी संस्थाएं कार्य करते रहती हैं। इसके बाद कई सारी संस्थाएं हैं जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करती है, जो नए नए इन्वेशन के माध्यम से औद्योगिक तरक्की को या हम कहें कि मानव विकास को एक साथ देते हैं। इसके साथ कई सारी संस्थाएं जो है सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में या सोशल सर्वे के क्षेत्र में रिसर्च और स्टडी असेसमेंट करती रहती हैं स्कीम्स का, प्रोग्राम्स का, जिससे हम बेटर स्कीम्स को या बेटर योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्कीम्स को बना सकते हैं और सरकार को या हम किसी भी ऐसे ढांचा को एक नीति बनाकर एक दिशा देते हैं, पायलट करके हम बता सकते हैं कि हम डेवलपमेंट का कौन सा मॉडल रखें जिससे कि हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरक्की कर सकें। तो मित्रों, ये वो सारे सेक्टर्स थे जिनके बारे में आज हमने विस्तृत में बात करी और मैं समझता हूँ कि यह वीडियो उन मित्रों के लिए, खास करके जो समाज सेवा के फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में एनजीओ बनाकर, सोसाइटी बनाकर, ट्रस्ट बनाकर काम करते हैं चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह जो हमारे मित्र अपने एनजीओज बनाकर, ट्रस्ट बनाकर, सोसाइटी बनाकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक प्रदर्शक के रूप में ये वीडियो आया होगा। निश्चित रूप से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि समय पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।